नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 39 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो अवध का अंतिम नवाब था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, क्या है, लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो है किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल क्या है, एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आगा खां के, किसके, आगा खां के नेतृत्व में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान, क्या है, डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माउंटबेटन योजना को। किसे? माउंटबेटन योजना को जो है आपको डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। स्टैटिक्स है तो ये पूरा सीरीज ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है। कहता भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण, क्या है, बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक आपको बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। कौन? बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रथम 3 आश्रम, क्या है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छंदो, क्या है, छंदो योग्य उपनिषद में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। तो ये आपको राखीगढ़, क्या है, राखीगढ़ी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आर्यों के मूल निवास के संबंध में, आर्यों के मूल निवास जो है इसके संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती का। किसका? दयानंद सरस्वती का ऐसा मानना था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। तो ये जो है ऐसा मानना है आपको किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का ऐसा मानना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। कहता अशोक जो था इन्होंने अपने आप को स्वयं को सम्राट कब, किस अभिलेख में कहा था। तो ये आपको भाब्रू अभिलेख में कहा, भाब्रू अभिलेख में कहा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। दोस्तों इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। कहता है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। दशावतार मंदिर जो है इसका निर्माण आपको गुप्त काल में, कहा गुप्त काल में हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी। तो इसकी रचना जो की गई थी आपको कन्नड़ भाषा में, किसमें? कन्नड़ भाषा में की गई थी। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा कन्नड़। कहता दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। कहता दिल्ली सल्तनत के वे कौन से शासक थे जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो ये चलाए थे आपको इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। डी नंबर से आंसर होगा इल्तुतमिश। आगे है निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो ये दिया था आपको अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। चलिए आगे है। आगे कहता है म्यांमार, क्या है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। कहता है भारत के वो कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 राज्य। बी नंबर से होगा 4 राज्य। चलिए और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वो कौन कौन से राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। जोहार घाटी जो है यह आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? कहता वो किस प्रकार की नदी है जिसकी जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रायद्वीपीय नदियों की जल धारण क्षमता जो होती है कम होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी। चलिए आगे है, भारत में जो है किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है? कहता भारत में जो है किस प्रकार की मृदा ईंट बनाने में सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेटेराइट का। किसका? लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ आपको सरसों जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? कोल इंडिया जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसकी स्थापना की गई आपको 1975 में। कब? 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। आगे कहता केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना जो की गई थी आपको 2007 में। कब? 2007 में इसकी स्थापना की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसकी नियुक्ति जो की जाती है आपको अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 155। आगे कहता दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है ये किया जाता है आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि संसद के सत्रारंभ क्या है? संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर जो है दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6 सप्ताह के अंदर। बी नंबर से होगा 6 सप्ताह। आगे कहता है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया आपको ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था? तो इसका विभाजन जो किया गया था आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत विभाजित किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इलाहाबाद स्तंभ से। कहाँ से? इलाहाबाद स्तंभ से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधान जो है इसकी प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को जो है आपको एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, तथा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ध्यान रखिएगा, मूलभूत अधिकार नहीं है। तो जो मूलभूत अधिकार नहीं है वह है कहता कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है ये आपको मूल अधिकार नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका वर्णन जो मिलता है ये मिलता है आपको भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में मिलता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो किया गया था आपको 1955 में। कब? 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? समाचार पत्र जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है आपको संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सी नंबर से आंसर होगा संवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है तो वह पुस्तक है आपको यशोधरा। क्या? यशोधरा जो है आपको प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी रंगभूमि, निर्मला और गोदान ये तीनों प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो नहीं लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान जो था इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका संबंध सरोद से था। किससे? सरोद से था। डी नंबर से आंसर होगा सरोद।
आगे कहता है ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या फिर प्रकाशन दस्तावेज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जापान और बेल्जियम, इन दोनों का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जापान और बेल्जियम दोनों देशों का सरकारी रिपोर्ट जो है या फिर दस्तावेज ग्रे बुक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आपको भोपाल में, कहाँ? भोपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। डी नंबर से आंसर होगा भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे जो लागू किया गया था आपको 2003 में, कब? 2003 में इसे लागू किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सी नंबर से आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए आगे है। कहता है भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? भारत में योजना आयोग जो है इसका गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो आपको केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर गठन किया गया था योजना आयोग का। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? तो ये आपको सभी, क्या है? सभी, ऊपर में सेवा कर, सीमा शुल्क और बिक्री, ये तीनों कर जो है आपको अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है, तो यह जो है आपको ग्रेसम का नियम है। क्या? ग्रेसम का नियम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों आपको ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? दुर्लभ जातियों का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमचीता। क्या? हिमचीता। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोणीय वेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? कोणीय वेग जो है इसकी बीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण जो नहीं है ये है आपको विद्युत धारिता। विद्युत धारिता आपको सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। बाकी बलाघूर्ण, बल और चुंबकीय क्षेत्र, ये बल, ये तीनों जो है आपको सदिश राशि का उदाहरण, ये सदिश राशि का उदाहरण है और ये आपको विद्युत धारिता वो अदिश राशि का उदाहरण है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि अब पूछा जाता है सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है तो आपको यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इस कंडीशन पर विषुवत रेखा जो है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। ए नंबर से आंसर होगा घट जाएगा। आगे कहता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस घटना में क्या नहीं बदलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। बी नंबर से आंसर होगा आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? कहता है हीरा जो है इसमें कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको sp3 s पर पावर 3। क्या है? sp पर पावर 3। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चिली साल्ट मीटर का रासायनिक रूप क्या है? चीनी साल्ट मीटर का रासायनिक रूप जो है ये हो जाएगा आपको NaNO3। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल जो है यह जो है परजीवी का उदाहरण, किसका? परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी यहाँ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया था इंपॉर्टेंट जो कि स्टैटिक्स है ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अब आइए हम लोग हर दिन के भांति आज भी स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसका लाभ आपको मिल सके। तो चलिए, और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तथा भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्य के साथ लगी लंबी सीमा। कहता भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं इसके साथ भारतीय राज्यों के साथ लगी सबसे लंबी सीमा कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ सीमा जो साझा करता है, ये पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है और 2216 क्या है 2216 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश या सॉरी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। और चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, तो ये 1080 किलोमीटर की सीमा साझा करता है चीन के साथ। कौन? अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ राजस्थान सीमा साझा जो करता है, ये आपको 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान। और ये उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 651 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भूटान के साथ असम की सीमा लगती है, जिसकी लंबाई 286 किलोमीटर होता है। ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। वैसे ये डाटा तो कम पूछा जाता है, फिर भी ध्यान रखिएगा ताकि जब भी पूछे तो बन जाए। और लेकिन ये आपकी राज्यों का नाम जो है ये जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा, भारत के जो भी राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, उन सबों के बारे में जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है भारत के साथ पड़ोसी देश की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं इसकी संख्या कितनी है। बांग्लादेश के साथ जो है टोटल सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, जो कि सबसे लंबी सीमा है। और यह पूछा भी जाता है। और इसके साथ भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है, इसकी संख्या 5 है, ध्यान रखिएगा। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट हिट होता है और पूछा जाता है। और चीन के साथ जो होता है भारतीय सीमा जो साझा करता है, ये 3488 किलोमीटर साझा करता है। और इसके साथ भी 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है अपनी सीमा। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है, जिसमें इसके 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसकी संख्या 5 होती है, ध्यान रखिएगा। और नेपाल जो है, नेपाल के साथ भारतीय सीमा 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होता है, जिसमें 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसकी संख्या होती है। तो ये सब संख्या जरूर ज्ञात रखिएगा। कौन कौन सी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे है। अब म्यांमार के साथ जो सीमा साझा होता है, ये भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इसमें 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या मिलती है। आगे कहता है भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर होता है। और सबसे कम सीमा, सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा होता है भारत का, जो कि 116 किलोमीटर है। और इसकी संख्या मात्र 1 है। और ये केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख सीमा साझा करता है। तो आपसे मोटा मोटी ये आप ध्यान रखिएगा, क्रम में जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले ज़्यादा आपको बांग्लादेश से पूछा जाता है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होता है, तो बांग्लादेश के साथ 496 किलोमीटर। और इसकी संख्या 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सीमा साझा करता है। और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा होता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश इससे साझा होता है, जो कि लद्दाख है। तो ये क्रम में जरूर आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता भारत में स्थित क्या है, भारत में स्थित उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। कहता भारत जो स्थित है, यह उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2.42% भूमि लेकर के भारत अपना लैंड निर्माण करता है। इसका क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% ही है। आगे कहता है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये 3244 किलोमीटर, कितना 3244 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण। और भारत का पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, ये आपको 2933 किलोमीटर लंबा इसकी चौड़ाई है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत की जलीय या फिर समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। भारत की जलीय या फिर समुद्री सीमा के साथ साझा जो करता है, ये 7 देशों के साथ साझा करता है। आगे कहता है भारत की जल और थल दोनों माध्यम से अपनी सीमा साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ। वह कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इन तीनों देशों के साथ जल और स्थल दोनों सीमा साझा करता है भारत। चलिए आगे कहता है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा के द्वारा विभाजन होता है, जो कि 1947 में निर्धारित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे है, आपको पूछ लिया जाता है किस रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा विभाजित होती है। तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा जो 1947 में निर्माण किया गया था। आगे कहता है भारत और चीन जो है इसके मध्य में एक मोहन रेखा खींची गई है जिसके द्वारा ये विभाजित होता है और ये 1914 में ही खींची गई थी। आगे कहता है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है। कौन डुरंड रेखा है? जो 1896 ईस्वी में खींची गई थी। आगे कहता है भारतीय मानक समय गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसकी संख्या 8 है। क्या है? 8 है। ध्यान में रखिएगा, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और वह 8 राज्य जो है आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आप 8 का नाम ध्यान रखिएगा और इसकी संख्या 8 है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है या फिर किससे होकर गुजरती है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है? भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल देशों की संख्या 5 है। क्या है? 5 है। और ये कौन कौन से देश हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। ये 5 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। आगे कहता है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश जो है इसके बीच संकोश नदी, क्या है? संकोश नदी के द्वारा सीमा निर्धारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत एवं म्यांमार, क्या है? भारत एवं म्यांमार के मध्य सीमा जो बनता है, भारत और नेपाल के बीच, ये भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच होता है, संकोशी नदी के द्वारा सीमा निर्धारण होता है। भारत और नेपाल के बीच मध्य सीमा जो बनता है ये काली नदी के द्वारा बनता है। और भारत और म्यांमार जो है इसके बीच पटकाई की पहाड़ी के द्वारा सीमा का निर्धारण होता है। ये ध्यान रखिएगा। कहता 3 ओर से बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन है? ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। आगे कहता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु सबसे जो है आपको इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये रिपीट इसका होना तय है और होते ही रहा है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। 1 से 2 बार करके 3 बार करके रिपीटेशन इसका जरूर कीजिए, रिवाइज कीजिए। एक बार आप नॉर्मल स्पीड पर देखिए, उसके बाद जब इसको रिवीजन करने लगिए तो हो सके तो इसका स्पीड भी बढ़ा लीजिए ताकि आपको कम टाइम लगे और आप जल्द से जल्द रिवीजन कर सकें, क्योंकि स्टैटिक्स है तो रिवीजन से ही आप सही कर सकेंगे। तो इसीलिए आप इसे जरूर फॉलो कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, इसके पीडीएफ के लिए या फिर किसी भी पीडीएफ के नोट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले जितने भी सेशन हुआ है इसका, अगर आप नहीं देख पाए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।